जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यूपीएससी के मेंस की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इस क्वेश्चन के पुटअप होने की संभावना ज़्यादा है। आइए देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। स्वतंत्रता वर्ष के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दांडी मार्च। इससे संबंधित दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, इसका क्या क्या प्रभाव रहा, इसका क्या क्या महत्व रहा, इन सभी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी की मेंस की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना होगी, इन सभी को कवर करेंगे। यही चलते हैं टॉपिक पर। पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के 75वें वर्ष कब होगा? 2022 में होगा कि जश्न की शुरुआत करते हुए दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च हुआ था को रवाना किया है। दांडी मार्च को रवाना किया है। यह नवीनतम दांडी मार्च है। आइए देखते हैं क्या नया दांडी मार्च इसे देखेंगे। इस अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की भी शुरुआत की। यह क्या है? इससे पहले मैंने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रीवियस क्वेश्चन देखना आपका, प्रीवियस क्लास देखना, उसमें मालूम पड़ जाएगा आपको। आइए देखते हैं 2021 की दांडी मार्च क्या है। 2021 की दांडी मार्च आपने सुना होगा, 1930 में हुआ था दांडी मार्च। यह एक 2030 की दांडी मार्च है, 2021 की। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के नवसारी तक यानी साबरमती आश्रम से नवसारी तक 81 यानी 81 यात्रियों के साथ शुरू की गई है और 386 किलोमीटर की यह यात्रा 25 दिनों के बाद 5 अप्रैल को पूरी होगी। 21 मार्च को शुरुआत की गई इसकी और 5 अप्रैल को पूरी होगी, क्योंकि 21 मार्च 1930 को ही गांधी जी ने दांडी की शुरुआत की थी, दांडी, और 5 अप्रैल को समाप्त की थी। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो 1930 में जो 78 गांधी जी के 78 अनुयायी थे जो साथ साथ गए थे दांडी मार्च में, उनके वंशजों को सम्मानित किया जाएगा। यात्रा में शामिल लोग गांधी के दांडी मार्च में शामिल 78 अनुयायी को बाद में याद करके दो अतिरिक्त मार्गों में उसी मार्ग पर हिस्सा लेंगे और 1930 की दांडी मार्च यात्रा निकालेंगे, इसको याद करेंगे। इसके साथ साथ गांधी से जुड़े 6 स्थानों में बड़ा आयोजन किया जाएगा सम्मान को। राजकोट हुआ, बड़ौदा हुआ, बारडोली सूरत में पड़ता है, मांडवी कच्छ, और दांडी कहाँ पर? नवसारी जिले में है। तो नवसारी के साथ साथ गांधी की पृष्ठ जन्मभूमि पोरबंदर में शामिल, यहाँ सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। यात्रियों द्वारा रुक कर 21 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना है, जिससे भारत के कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। अब आइए, अब महत्वपूर्ण ज़्यादा है, अब इसे जरूर कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करना इसे। 1930 की दांडी मार्च के बारे में जानते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसके बारे में देखेंगे, इसके महत्व और इसके क्या क्या लाभ हुआ था। तो दांडी मार्च, जैसे नमक मार्च के बारे में, तो आपने दांडी मार्च को किस नाम से जानते हैं? तो नमक मार्च के बारे में, नमक मार्च कहें या दांडी मार्च कहें या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसमें हिंसा नहीं थी, अहिंसक आंदोलन था। दांडी मार्च कहें या नमक मार्च कहें या दांडी सत्याग्रह, इसे 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था और 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ यह शुरू किया गया था। यानी कुल मिलाकर इतना याद रखिए आप कि ये ब्रिटिश के नमक कानून के खिलाफ यह कानून था। अब ऐसे पूछ जाए कि आप ये ब्रिटिश ने नमक कानून कब पारित किया गया था? 1882 में ब्रिटिश ने नमक कानून पारित किया गया था। इस कानून के तहत उन्होंने भारतीयों के नमक के व्यापार, उत्पादन और एकाधिकार पर अपना एकाधिकार हिसाब के लिए उन्हें प्रतिबंध कर दिया था। खुद को इनको व्यापार होगा, उसका उत्पादन होगा, सब पर एकाधिकार, इस कानून के तहत उन्होंने एकाधिकार कर लिया था। तो कानून का नाम क्या था? नमक कानून 1882। कब? ऐसे पूछा कि जो ब्रिटिश ने जो कानून पारित किया गया था, तो 1882। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो कब? 1882 में नमक कानून के खिलाफ प्रतिरोध कर और अहिंसक आंदोलन के विरोध पर प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान शुरू किया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई में सबके सामने जाकर इन्होंने एक दांडी मार्च निकाला और इस अभियान के बाद उन्होंने कहा था कि इस अभियान के दौरान उन्होंने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि मैं लिख दे रहा हूँ, मैं गांधी कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। इस गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसे पूछते कि गांधी जी ने यह वक्तव्य किस आंदोलन के दौरान दिया था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ? तो किस? दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। और उन्होंने एक मुट्ठी भर समुद्र किनारे जाकर दांडी में नमक बनाया, हाथों से नमक इसे लिया और उपयोग किया। इस कारण से इसे कानून को तोड़ा था। तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अरब सागर तक दांडी के तटीय शहर
कहाँ पर नवसारी जिले में पड़ता है। यह 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी जी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक का उत्पादन कर नमक कानून का विरोध करना, उसे समाप्त करना। जब गांधी जी ने यह विरोध किया तो इसके गांधी और क्या और अन्य जगह क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, तो आइए देखते हैं। दांडी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बम्बई और कराची जैसे तटीय शहरों पर नमक कानून बनाने हेतु भीड़ जम गई। क्यों? पहले नमक बनाने का प्रतिबंध था, लेकिन जब गांधी जी ने ऐसा किया तो सभी लोग करने लगे और यह सविनय आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। देखते ही देखते संपूर्ण देश में फैल गया और जल्द ही लाखों भारतीय इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। तो आप समझिए कितने बड़ी मात्रा में, अभी तो 60,000 लोग गिरफ्तार किए हैं, तो कितने लोग जुड़ गए होंगे। 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद इसे गांधी जी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भी सत्याग्रह जारी रखा, कंटिन्यू रखा। सरोजनी नायडू द्वारा 21 मई को बम्बई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसाना नामक स्थल पर 2500 लोगों के साथ, यानी 2,500 लोगों के साथ इसका नेतृत्व किया। उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया, जिसमें अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, तो ऐसे पूछते कि सरोजिनी नायडू की जो यात्रा थी उसमें विवरण किसने दिया, तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की घटना। इस घटना से इन्होंने, जब अमेरिकी पत्रकार ने इस घटना को दर्ज किया तो यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होने लगी। तो ऐसे पूछ जाए कि दांडी मार्च का विरोध किन किन क्षेत्रों में देखने को मिला, तो देखिए बम्बई, कराची यानी तटीय क्षेत्रों में देखने को मिला। और गांधी की जब गिरफ्तार करने उसके बाद जनवरी 1931 जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना होने लगी तो गांधी जी को इन्होंने मजबूरन रिहा करना पड़ा। कब? 1931 को। इसके बाद उन्होंने भारत वायसराय कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ था कि लंदन में भविष्य में भारत के लिए गोलमेज सम्मेलन शामिल होने की बात की और सत्याग्रह। इरविन ने गांधी जी से प्रस्ताव रखा कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और साथ ही साथ सत्याग्रह को समाप्त कीजिए। तो यह सहमति बनी थी। गांधी जी ने अगस्त 1931 में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। किस सम्मेलन में? गोलमेज सम्मेलन में। यह बैठक निराशाजनक रही थी, लेकिन ब्रिटिश नेताओं ने गांधी जी को एक ऐसी ताकत के रूप में स्वीकार किया जिसे वे ना दबा सकते थे और ना ही अनदेखा कर सकते थे। ये तो बात हुई दांडी से यात्रा के दौरान। अब आइए देखते हैं दांडी की मार्च की पृष्ठभूमि क्या थी। तो इससे पहले क्यों ये दांडी मार्च, गांधी जी ने अचानक क्या मन उठ गया था कि आइए नमक कानून विरोध करते हैं, इसकी कुछ पृष्ठभूमि रही होगी। आइए पृष्ठभूमि देखते हैं। 1929 की लाहौर कांग्रेस कहाँ होता है? अधिवेशन 1929 में होता है। तो कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को करों का भुगतान न करने के साथ साथ सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। यानी 1929 में यह प्लान बन गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्लान बन गया था कि हम करों का भुगतान नहीं करेंगे, टैक्स का पे नहीं करेंगे और सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करेंगे। इस कारण से यह गांधी जी ने एक प्लान रणनीति थी। और जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन में ही तिरंगा फहराया था रावी नदी के तट पर। ऐसे पूछा कि किस नदी के किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। और किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और फिर इसके बाद 1929 में यह कर ना देने की बात कही थी और सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने की बात की। ये 3-4 बातें हुई थी। और 1931 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाए गए। और इसी कारण 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साबरमती आश्रम में फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को अपने अनुसार समय और स्थान चयन करने के लिए सविनय विज्ञान आंदोलन के अधिकृत दी। इन्होंने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा, गांधी जी से जाकर कहा कि आप समय और स्थान अपने मन से चुन लीजिए, लेकिन सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करना है। क्यों? क्योंकि ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। टैक्स नहीं देंगे, सविनय विज्ञान आंदोलन करेंगे और स्वतंत्रता दिवस घोषित की थी। 3 चीज़ें बताई थी। जब गांधी जी ने कहा तो गांधी जी ने वायसराय को अल्टीमेटम दिया। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन ने अल्टीमेटम दिया और उनकी न्यूनतम मांगों को नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, इसको इरविन ने नज़रअंदाज कर दिया। जब नज़रअंदाज कर दिया तो उनके पास एक मौका मिल गया आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था उनके पास। अब आइए देखते हैं आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। सविनय विज्ञान आंदोलन को विभिन्न प्रांतों के अलग अलग रूपों में शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी जोड़ दिया गया। विदेशी सविनय विज्ञान आंदोलन के साथ साथ इसमें क्या था? नमक कानून का विरोध। इसमें क्या कहते हैं? नमक कानून के साथ साथ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार पर भी जोर दिया गया। और पूर्वी भारत में
चौकी कर यानी चौकी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नो टैक्स अभियान बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। तो ये किसका पृष्ठभूमि थी, किसका प्रभाव था, यह दांडी मार्च का प्रभाव था। बिहार में क्या नो टैक्स अभियान चौकी कर नहीं देना पड़ता था उसके लिए। और JN सेनगुप्ता ने बंगाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को खुलेआम पढ़कर, जो पुस्तकें प्रतिबंधित थी इन्हें नहीं पढ़ा जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तकें थी जिनका प्रतिबंध था, उसमें सेनगुप्ता ने बंगाल में खुलेआम पुस्तकें पढ़कर सरकारी कानूनों की अवहेलना की। एक ये प्रभाव बंगाल देखिए, बम्बई में देखिए, मैंने आपको बताया था, और सूरत में देखिए क्या हुआ था, नमक कानून आया था, रांची में भी कानून नमक बनाया गया था, और लखनऊ में नो टैक्स मना कर दिया गया। बंगाल में किताबें पढ़कर इसकी अवहेलना की गई। और महाराष्ट्र में क्या रहा, महाराष्ट्र में वन कानूनों की अवहेलना की बड़े पैमाने पर। वन कानून जो बने थे कि वन के संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे, इसको भी तोड़ा गया। और अवध, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अवध प्रांतों में आग की तरफ है, यानी पूरे संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता होता जा रहा था। इसका क्या महत्व, आइए देखते हैं महत्व क्या होगा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश आयात काफ़ी गिर गया, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। जब यूज नहीं करेंगे तो आयात गिर गया। उदाहरण के लिए ब्रिटेन से कपड़े आयात आधा हो गया। जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं कि मोदी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या हुआ, इससे चीन से जो उत्पादन आने वाली वस्तुओं का आयात घट गया, क्योंकि चीन की वस्तु के उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि एक आंदोलन चल रहा है ना, कौन आत्मनिर्भर भारत, अरे अपने भारत की वस्तुओं को उपयोग करो। इस कारण ऐसा भी हुआ था कि ब्रिटेन की कपड़ा आयातों को आधा हो गया। क्योंकि हम लोगों का क्या विदेशी बहिष्कार, यानी विदेश के कोई चीज़ यूज नहीं करेंगे, इस कारण से आयात आधा हो गया, ये प्रभाव रहा। और क्या प्रभाव रहा, पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था ये आंदोलन, जिसमें महिलाओं, किसानों और श्रमिकों, छात्रों, व्यापारियों, दुकानदारों जैसे शहरी तत्वों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी, इन सभी ने भागीदारी की। अतः अब कांग्रेस को अखिल भारतीय संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी कि हाँ, कांग्रेस भी एक बड़ा संगठन है जिसने इतने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इस आंदोलन को कस्बों और देहातों दोनों में गरीबों, अनपढ़ों से जो समर्थन हासिल हुआ वह उल्लेखनीय था। यानी गरीब हो, दबा कुचला वर्ग हो, सभी ने इसका बराबर सहयोग दिया। इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी की, उनके लिए वास्तविक मुक्ति का अनुभव किया गया। तो अब यह आंदोलन कब तक रहा, 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। कब से 1931 शुरू किया गया था और 1934 को वापस लिया गया। इस आंदोलन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, विश्व का ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष की प्रगति के महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक कैसा लगा, आप इसके पॉजिटिव क्या पॉइंट हुए, क्या महत्व हुआ, इसे जरूर नोट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।